कल भाजपा की केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पे राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने काम पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोज़गार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार है या नहीं? न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। तो रविशंकर प्रसाद के साथ साथ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सीएए का विरोध करने वालों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ये लोग डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तालिबानी सोच के लोग हैं जो लोगों को डरा रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएए पर अफवाह फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है और इसमें विपक्ष कामयाब नहीं होगा, भारत के मुसलमानों की नागरिकता नहीं जाएगी। अब भारत में भरोसे का भूचाल को भय भ्रम के भौकाल से आप बंधक बनाने की कोशिश करेंगे और इस तरह के फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां गढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें सफल नहीं होंगे। और ये काम इन्होंने 7 दशकों से ज़्यादा समय से किया है। देश के मुसलमानों में भय पैदा करना, भ्रम पैदा करना और भय भ्रम के भूचाल से और भौकाल से उनके जो सरोकार हैं, जो उनका तरक्की है, उनकी तालीम है, उसको जो है वो बंधक बना लेना। या धार्मिक रूप से पीड़ित प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं, उनको जो है वो मानवीय न्याय दिलाने के लिए है। और आप इस मानवीय न्याय पर जो है वो अमानवीय अत्याचार और अन्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि कर्नाटक में सीएए लागू नहीं होगा। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चुनाव के लिए सीएए लाया गया है और इसे लागू किया गया है और कर्नाटक में सीएए लागू नहीं होगा। इसके पहले केरल के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी ये बात कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल और केरल में सीएए लागू नहीं होगा। और अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी ये बात कह रहे हैं कि कर्नाटक में सीएए लागू नहीं होगा। ये बड़ा बयान दिया उन्होंने, कर्नाटक में सीएए लागू नहीं होगा। साथ ही
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने चुनाव के लिए इसे लागू किया है। और इससे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए थे। तो कर्नाटक में लागू नहीं होगा सीए, ये साफ तौर पर यहां पर मुख्यमंत्री कहते हुए इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अगर हो तो वो भी मना कर चुकी हैं। केरल की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री मना कर चुके हैं कि यहां भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। उधर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी ना है, सीए लागू नहीं होगा। और उधर कर्नाटक में भी, मतलब अगर इस लिहाज से देखें तो 4 राज्य में सीएए को नो कह दिया गया है। तो ये इस वक्त जो एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है वो हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं। और थोड़ी ही देर में आपको बता दें, जो जानकारी यहां पर मिल रही है कि मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी। शस्त्र लाइसेंस केस का है ये पूरा, जिसमें मुख्तार दोषी करार दिया गया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट सजा सुनाएगा। कुछ ही देर में सजा का ऐलान होगा। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट जो सजा सुनाएगी। अब तक 2 मामले में मुख्तार को सजा मिली है। अवधेश राय हत्याकांड की बात करें, महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने का मामला हो, तो ये 2 मामले हैं जिसमें सजा हो चुकी है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट जो सजा सुनाएगी। सुजाता, थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। आपको बता दें कि ये आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ मामला है, लाइसेंस से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें सजा सुनाई जानी है। कुछ ही देर बाद ये फैसला हो जाएगा। लाइसेंस मामले में मुख्तार पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले 2 मामलों में सजा हो चुकी है। 35 साल पहले दुनाली बंदूक का लाइसेंस लिया था, इसी मामले में ये कार्रवाई होगी। थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी। शस्त्र लाइसेंस केस में मुख्तार दोषी करार दिया गया है और इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। कुछ देर में मुख्तार की सजा का ऐलान होगा। और ये पूरा मामला क्या है, फर्जी लाइसेंस का मामला, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये आरोप लगा है कि उसने गलत तरीके से शस्त्र रखा था। मुख्तार अंसारी पर यह आरोप लगा है। 10 जून 1987 को लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। अंसारी ने जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रार्थना पत्र दिया था और उसके बाद जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर की बात भी सामने आई थी। फर्जी हस्ताक्षर के जरिए बंदूक का लाइसेंस प्राप्त किया गया था। ये पूरा मामला क्या है ये आपको बता रहे हैं। मामला सामने आने पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कराया था, उसी में आज सजा हो रही है मुख्तार अंसारी को। 4 दिसंबर 1990 को मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्तार अंसारी तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत 5 लोग इस मामले में नामजद है। एक अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया गया था और इसी पर आज सजा सुनाई जानी है मुख्तार अंसारी को। थोड़ी देर में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी। किसी भी वक्त यह फैसला आ सकता है, यानी मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके पहले भी एक मामले में सजा सुनाई जा चुकी है मुख्तार अंसारी को और अब शस्त्र लाइसेंस मामले में, फर्जी लाइसेंस मामले में सजा सुनाई जाएगी। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट सजा सुनाएगी। मुख्तार अंसारी पिछले काफी लंबे समय से जेल में बंद है। कई मामले उस पर है, किसी एक मामले में सजा नहीं होनी है बल्कि कई मामले उस पर हैं और अलग अलग मामलों में सजा होनी है। बढ़ते आगे कुछ और खबरों की बात करते हैं। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो इस वक्त बड़ी खबर बता दें, हरियाणा विधानसभा में बहस चल रही है। विश्वास प्रस्ताव पर यह बहस जारी है। दरअसल नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत पेश किया है, इस पर चर्चा जारी है और उन्हें पूरा भरोसा जताया है कि वो विश्वास मत हासिल कर लेंगे। हरियाणा विधानसभा में इस वक्त बहस जारी है, चर्चा जारी है। कल ही नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। 48 विधायकों के समर्थन का उन्होंने दावा किया और आज विश्वास मत पेश किया है, जिस पर फिलहाल चर्चा चल रही है। आपको ये बता दें कि जो गणना है 90 सीटों वाली विधानसभा में 46 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। सैनी का दावा है कि उनके पास 48 का समर्थन है, 41 बीजेपी के साथ हैं, 41 बीजेपी के विधायक हैं, 6 निर्दलीय हैं और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के सदस्य उनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर 48 तक ये आंकड़ा पहुंचता है। बहुमत की संख्या 46 है, 48 का समर्थन हासिल है। बीजेपी का बता रहे हैं और फिलहाल विश्वास मत पर चर्चा जारी है।
तो चर्चा इस पर चल रही है, लेकिन इस बीच कल जिस तरह से जेजेपी बीजेपी से अलग हुई और फिर पूरा घटनाक्रम हमें देखने को मिला, हरियाणा की सियासत में किस तरह की उथल-पुथल देखने को मिली, लेकिन जेजेपी अलग अगर हुई है तो कांग्रेस में किस तरह से कोहराम मचा हुआ है, ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। जेजेपी बीजेपी गठबंधन टूटने से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान की खबर है, इसीलिए कोहराम मचा हुआ है। दरअसल हरियाणा के जाट वोटर्स का कांग्रेस और जेजेपी में बंटवारा संभव है। जेजेपी हरियाणा के जाट वोटर्स में बड़ी सेंधमारी कर सकती है, इसीलिए इससे कांग्रेस के एक मुश्त जाट वोट जो है उसकी उम्मीद को झटका लगेगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौटाला परिवार का कोर वोटर जो है वो जाट ही है। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए इसको तो वो डिवाइड हो जाएगा और इसी डिवीजन से उनको नुकसान होगा, क्योंकि ये जेजेपी हो, एनएलए हो, कांग्रेस हो, उसमें बट जाएगा। बीजेपी से नाराज कुछ जो किसान वर्ग है वो भी जेजेपी में जेजेपी की मजबूत पकड़ है। नायब सिंह सैनी हरियाणा का एक बड़ा ओबीसी चेहरा है जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इससे गैर जाट वोटर्स जो हैं उन पर बीजेपी की पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। एंटी वोट बटने का सीधा लाभ जो है वो बीजेपी को होगा और माना भी यही जा रहा था कि इसीलिए दरअसल ये जो गठबंधन है हरियाणा में वो टूटा है और इसकी पटकथा पहले ही लिख ली गई थी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये ठगबंधन था। बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि एक दिन में जाटलैंड में सब कुछ बदल गया। चुनाव से ठीक 8 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर सीएम नहीं, नायब सैनी अब नए सरकार बन गए हैं, वो भी जननायक जनता पार्टी के बिना। यानी सूबा वही है लेकिन सूबेदार नया है, सत्ताधारी पार्टी वही है लेकिन पूरी की पूरी सरकार बदल गई। नए मुख्यमंत्री, नए मंत्री और नई व्यवस्था के साथ आदरणीय मनोहर लाल जी के उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी, उसको लेकर के काम करेंगे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के इस बयान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जातीय समीकरण को साध कर ऐसा चक्रव्यूह रचा। इसमें जेजेपी और कांग्रेस का वोटर बंटता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कैसे हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि बीजेपी ने कैसे सत्ता परिवर्तन के जरिए जातियों को साधने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओबीसी जो मंत्री बने हैं उसमें कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा ब्राह्मण, बनवारी लाल दलित, जबकि रणजीत सिंह चौटाला और जेपी दलाल जाट समुदाय से आते हैं। साफ है कि इन जातीय समीकरण को साधकर बीजेपी लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने की तैयारी में है, क्योंकि हरियाणा में 22% जाट वोटर हैं, तो दलित 20%, अहीर 10, ब्राह्मण और पंजाबी 8%, वैश्य 5, राजपूत 4, सैनी 2.5 और विश्नोई 2% है। सर्वे के मुताबिक 2019 के चुनाव में बीजेपी को जाटों का 50% वोट मिला था, तो कांग्रेस को 33%। ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो बीजेपी को 70% लोगों ने वोट किया था, तो कांग्रेस को 22%, जबकि 58% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला, तो कांग्रेस के पक्ष में 28% वोटिंग हुई। ये तब है जब 2019 में जाट वोटरों पर दावा करने वाली जेजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी। एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले दुष्यंत चौटाला अलग हो गए हैं और ऐसे में वोटों का बंटवारा होना तय माना जा रहा है और इससे ही कांग्रेस में कोहराम मचा है। ये मॉरली जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं डिफीट, क्योंकि हरियाणा के लोग मन बना चुके, छत्तीस बरादी कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। जो 5 साल की फेलियर्स का जो है कैमोफ्लेज करना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, पीपल हैव अंडरस्टूड, लोग समझ चुके हैं।
ये कभी ना जनहित का गठबंधन था, ना हरियाणा के हित का था, ये ठगबंधन था। सर, प्रेसिडेंट रूल की भी आपने मांग करी है सर? हाँ, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं और प्रेसिडेंट रूल के अंडर चुनाव होने चाहिए। आंकड़ों से साफ कहे कि गठबंधन टूटने से बीजेपी पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के वोटर बढ़ जाएंगे और इसलिए अब कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी की बात कह रही है। जेजेपी हरियाणा के जाट वोटरों में बड़ी सेंधमारी कर सकती है। इससे कांग्रेस के एक मुश्त जाट वोटों की उम्मीद को झटका लगेगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौटाला परिवार का कोर वोटर जाट है। बीजेपी से नाराज कुछ किसान वर्ग में भी जेजेपी की मजबूत पकड़ है। नायब सिंह सैनी